हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट करने वाले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर बेटा हम लोग पढ़ेंगे 7। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो ओके नाम का एक शब्द होगा जो आप लिखेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। और आज हमने क्या पढ़ना है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है। तो आज थोड़ा सा हम समय लगाकर, है ना, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी लिख दो ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, जल्दी बताओ, है ना, आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। ठीक है, लेक्चर नंबर बेटा 7 रहेगा और आज का गोल डीएनए रेप्लिकेशन पे हमारा बढ़िया डिस्कशन चलेगा। यदि आपको आवाज आ रही है मेरी, और मुझे लग रहा है चैटें चलने लगी हैं। जब सिंगल चैट चलती है तो चैट बोलते हैं, जब बहुत सारी चलती है तो चैटें बोलते हैं। तो चैटें चल रही हैं तो इसका मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, और कुछ जैसा कि मैं बात आपसे करता हूं स्टार्टिंग में 1-2 मिनट, तो वही बात करूंगा। आपको मैंने सब्जेक्टिव असाइनमेंट भेजा है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का। उस सब्जेक्टिव असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगे। आपका पेपर भले ही ऑब्जेक्टिव आ रहा है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी वाले में से मेन लाइनें लिखेंगे उसमें, तो आपको ऑब्जेक्टिव की ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या बोला? तो मैंने आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स गैप वाला असाइनमेंट था ना, वो भी दिया है। दूसरा मैंने क्या दिया है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का एक वर्कशीट दी है, उसका आंसर मैं कल भेजूंगा आपको। वर्कशीट दी है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग, तो वो आप करेंगे। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हाँ ठीक है। तो बहुत सही, 2 चीजें बता दी मैंने। चैटें चल रही हैं और बच्चे चैटें नहीं करेंगे। दूसरा बेटा, कक्षा 11वीं के लिए अब हम प्लांट किंगडम रिज्यूम कर रहे हैं। मैंने उम्मीद करी थी कि आपने सेल साइकिल पढ़ लिया होगा। प्लांट किंगडम का असाइनमेंट आपकी फ्राइडे वाली क्लास से अब क्या करेंगे, वीकली टारगेट तय करेंगे। तो इस वीक के एंड पर आपको प्लांट किंगडम खत्म करना है, जो कक्षा 11वीं का रिवीजन कर रहा है। जो भी बच्चा कक्षा 11वीं की रिवीजन कर रहा है, वो फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल पर पेज सीरीज है, वहां से पेज सीरीज आपके उसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से प्लांट किंगडम पढ़ लेगा। उसके अलावा मैंने प्लांट किंगडम उम्मीद में भी पढ़ाया, वहां से पढ़ लेगा। मैं प्लांट किंगडम की वर्कशीट और असाइनमेंट आपको फ्राइडे वाली क्लास में दूंगा। इस वीक में हम प्लांट किंगडम भी खत्म करेंगे। जो बच्चे कक्षा 11वीं का सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं, सिर्फ ये उनके लिए है। क्लियर? ये क्लियर हो गई बिल्कुल बातें बेटा? जो शुरुआती बातें मैंने सारी बता दी आपको। ठीक है, प्रमोशन कर रहा हूं? नहीं बेटा, प्रमोशन कैसे कर रहा हूं? ये प्रमोशन हुआ, कोड बेचा मैंने। एक लिख रहा है प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ हाँ, जिसको बेटा बैकलॉग है वो अभी पहले करंट का करो ना, बैकलॉग वाले नहीं बेटा, ये बैकलॉग वालों के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ उम्मीद से पढ़ सकते हो बेटा। हाँ, बैक कोड बेचा मैंने कोई मैंने कहा कि कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, प्रमोशन नहीं कर रहे, वो टॉपिक बता रहा हूं। ठीक है, चलें आगे, स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, आपने क्या करना है मैंने आपको आपका होमवर्क बता दिया। अब सबको कोई फालतू बात नहीं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी चैटें रोक दो और चैट स्टॉप कर लो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं। हम डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूं। यहां पर मैं क्या यहां पर बोलूंगा उसको सुनो ध्यान से। आज का गोल है हमारे पास, टुडेज गोल इज डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान से देखो बेटा, अरे मक्खी आ गई। ठीक है, टुडेज गोल इज डीएनए रेप्लिकेशन, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करें? करें स्टार्ट, फटाफट से जल्दी बोलो। ठीक है बेटा, ड्रोसोविल आ गई। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। देखो अभी आपका एक बार शेड्यूल अपडेट होगा। डिलीटेड पोर्शन हम लास्ट में कराएंगे। अभी वो वाला पार्ट कराएंगे जो आ रहा है। जैसे आपका अब एवोल्यूशन बाद में होगा, अभी नहीं होगा। तो अभी बायोटेक वगैरह सर कराएंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? तो पहले मैं ये कंप्लीट करा लेता हूं, फिर बात करेंगे। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 1 से 2 मिनट बेटा आपके मैं आपको गाइड करना चाहता हूं, क्योंकि क्लास स्टार्ट होती है, आपको बातें बता दूं जो मुझे करनी है आपसे,
वो मैंने बता दिए। अब हम यहां से चैप्टर को रिवाइज करना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कुछ बातचीत करी थी। यदि आपको याद हो, हमने डीएनए आरएनए प्रोटीन को कंपेयर किया था। मैंने आपको जो समरी कल लास्ट में कही थी वो कहा था डीएनए बेटर फॉर स्टोरेज, आरएनए टू एक्सप्रेस जेनेटिक मटेरियल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया था। उसमें आपको मैंने ये बताया था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। यूकैरियोट में सेल साइकिल के एस फेज में होती है, प्रोकैरियोट में हम जनरल रेप्लिकेशन बोलते हैं। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होगी और यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपको कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाता है, एक नया स्ट्रैंड होता है और एक पुराना स्ट्रैंड होता है, वन ओल्ड स्ट्रैंड वन न्यू स्ट्रैंड। दो तरह के हमारे पास स्ट्रैंड होते हैं, एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है। आप देख पा रहे हो, दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड, है ना, दिस वन इज ओल्ड स्ट्रैंड। आप देखो, दिस वन इज ओल्ड एंड दिस वन इज न्यू। ये नया है, ये ओल्ड है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। इसके लिए हमने शब्द यूज किया था सेमी कंजर्वेटिव। आप चैट रोक लो भाई, चैट पे बात नहीं होगी अब। सेमी कंजर्वेटिव मींस वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। क्लियर। अब उसके बाद हाँ देखो ध्यान से क्या हुआ, ठीक है, क्लियर। ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है बेटा। हमने आपको यह बताया कि वॉटसन क्रिक ने, ध्यान से सुनेंगे, वॉटसन क्रिक ने, बहुत ध्यान से सुने, वॉटसन क्रिक ने जब 1953 में डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया तो उन्होंने बोला कि यह बात हमारी नोटिस से मतलब नहीं निकल पाई, या हम ऐसा नहीं कि यह बात अननोटिस रह गई कि पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता होगा। डीएनए खुलता होगा और खुलने के बाद एक नया और एक पुराना स्ट्रैंड उस पर बनता होगा। ये किसने बोला बेटा? ये बोला वॉटसन एंड क्रिक ने, है ना। वॉटसन क्रिक ने जब मॉडल प्रपोज किया तो वॉटसन क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कवर होने से पहले बता दिया सेमी कंजर्वेटिव। क्या आप सेमी कंजर्वेटिव शब्द का मीनिंग समझ पा रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मींस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं, उस पर हम नया स्ट्रैंड बनाते हैं। आप समझो ध्यान से, डीएनए जो है, हम इस चीज को कह रहे हैं, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। ये ओल्ड स्ट्रैंड है, दोनों देखो ओल्ड स्ट्रैंड है। हमने यही चीज आपको बोली, दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड, दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड। ये ऐसे खुल गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये कैसे काम कर रहा है? टेम्पलेट। टेम्पलेट वर्ड का मतलब होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आप बनाते हो, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आप चीज बनाते हो, उसे टेम्पलेट कहते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आप नया स्ट्रैंड बना रहे हो। मतलब ये हुआ कि डीएनए का ये डीएनए था ऐसे, ये इस तरीके से खुल गया। तो यहां पर ए था, यहां टी था, यहां जी था, यहां सी था, यहां टी था, यहां ए था। तो ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। अगर ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है तो आप इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड ऐसे बना रहे हो। तो टी के सामने आप ए ला रहे हो, ए के सामने टी ला रहे हो, जी के सामने सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी। तो ये दोनों एक दूसरे, देख रहे हो, ये बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हो गई। क्लियर है? ये दोनों, ये और ये एक दूसरे की कॉपी हो गई। आप समझ लो ध्यान से, ये और ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हो गई। तो टेम्पलेट शब्द का मतलब चलो दोनों डीएनए को, इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। जब डीएनए पर एक ओल्ड स्ट्रैंड हो और एक नया स्ट्रैंड हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव शब्द समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सुनो ध्यान से। वॉटसन क्रिक ने प्रपोज कर दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा। हमने आपको ये बोला, हमने आपको ये बताया कि डीएनए खुलता है, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। पुराने वाले, जो पुराने वाला दोनों स्ट्रैंड था वो खुलकर टेम्पलेट की तरह काम करता है। टेम्पलेट वो होता है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। इस तरह का डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड हो और एक नया स्ट्रैंड हो, एक ओल्ड स्ट्रैंड हो, एक नया स्ट्रैंड हो, इसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि किसने प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। जरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखते हैं। 1953 में वॉटसन क्रिक का मॉडल आया जिसे हम डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती होगी, ये उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया। जब उन्होंने ये प्रिडिक्शन करी कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव होती है, ये उन्होंने प्रिडिक्शन जब कर दी तो उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत सोचने वाली बात है।
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये सब सोचने वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव है। अगर हम ये प्रिडिक्शन करते हैं, अगर हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, तो हम यहां पर एक चीज और बता रहे हैं आपको कि फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है इस बात का कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। और 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखो, आ जाते हैं वापसी। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया है, मेसलसन स्टाहल ने 1958 पे ई कोलाई में। इसकी डिटेल हमें पढ़नी है। फिर हम पढ़ेंगे टेलर और उसके साथ के कुछ कोवर्कर ने एक प्लांट पर किया था और एक ह्यूमन पे किया था। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेसलसन और स्टाहल का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिससे यह प्रूफ होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है होता है। यहां तक में अगर आपको टेम्पलेट वाली बात समझ आ जानी चाहिए, आपको सेमी कंजर्वेटिव शब्द का मीनिंग समझ आना चाहिए और आपको यह समझ आना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में डिस्कवर हुई उससे पहले यह प्रूफ हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। यहां तक क्लियर है, जल्दी बोलो। ठीक है, क्लियर, जल्दी बताओ बेटा। यहां तक क्लियर है? को वर्कर, काउ वर्कर नहीं है, को वर्कर है। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ईटीएल, छोड़ दो अभी पहले। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चले आगे स्टार्ट करते हैं मेसलसन स्टाहल। बेटा मेसलसन स्टाहल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ध्यान दो को, एक्सपेरिमेंट पे बात कर रहे हैं। टू प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए। हाँ ठीक है बेटा, अब हम आएंगे अभी, आप बहुत सारी चीजें बतानी है आपको आरएनए के बारे में, तो अभी आगे पढ़ेंगे। अभी पहले यहां फोकस करो। देखो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट था वो 1958 में किया गया। एक्सपेरिमेंट के साइंटिस्ट का नाम है मेसलसन एंड स्टाहल, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, मेसलसन एंड स्टाहल साइंटिस्ट का नाम है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मेसलसन एंड स्टाहल। और ये क्या प्रूफ करेगा, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूफ हम क्या करने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है हमारे पास, सेमी कंजर्वेटिव है। हम ये प्रूफ करने वाले हैं, हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। बहुत ध्यान से मेरी बातें समझो, आपको समझ आना बहुत जरूरी है। एक सेकंड देना बेटा। देखो बेटा, हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। हम ये प्रूफ करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो मैं क्या कहने वाला हूं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, है ना, क्या एक्सपेरिमेंट रहेगा। तो सबसे पहले किस पर काम किया, ही वर्कड ऑन ई कोलाई, वर्कड ऑन ई कोलाई। जिस बच्चे को नहीं पता है ई कोलाई क्या है बेटा, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया। इसका पूरा नाम है इस्चीरचिया कोलाई, इस्चीरचिया कोलाई। इस पर किया एक्सपेरिमेंट। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है बेटा, डीएनए जो होता है, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या होता है, डीएनए जो होता है उसमें नाइट्रोजन होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है। तो इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने क्या किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, मैं लिख रहा हूं पूरा नाम, ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है, जिसे हम कह रहे हैं इस्चीरचिया कोलाई। ठीक है, ठीक है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट का मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ आना चाहिए। हमारे पास डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों होता है। हम क्या करेंगे, यहां पर नाइट्रोजन यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे नाइट्रोजन के आइसोटोप। हम यहां पर नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज करने वाले हैं। नाइट्रोजन के क्या यूज करने वाले हैं, आइसोटोप यूज करने वाले हैं।
मेरे पास क्या लिखूंगा मैं यहां लिखूंगा N14 और मैं एक लिख रहा हूं N15। N14 को नॉर्मल आइसोटोप कह रहा हूं और N15 को मैं कह रहा हूं रेडियो एक्टिव। नहीं, रेडियो एक्टिव वर्ड गलत रहेगा, आपको लिखना है हैवी आइसोटोप। क्या लिखना है? हैवी आइसोटोप लिखना है। तो ये एक्सपेरिमेंट में पहले बेसिक आप समझो, हम प्रूफ क्या करने वाले हैं? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। कैसे प्रूफ करेंगे? नाइट्रोजन के थ्रू प्रूफ करेंगे। नाइट्रोजन में दो प्रकार की लूंगा, एक लूंगा नॉर्मल नाइट्रोजन, ये रही, ठीक है, N14 होती है नॉर्मल, और हैवी वाली जो होती है, जो थोड़ी हैवी होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, वो N15 होती है। N15 को हैवी आइसोटोप कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या करूंगा, इफ ई कोलाई सेल ग्रोन ऑन नाइट्रोजन सोर्स, अगर उसे नाइट्रोजन सोर्स पे ग्रो किया जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस फॉर्म में नाइट्रोजन खाते हो? आप कहोगे सर हम लोग तो प्रोटीन खाते हैं। ई कोलाई को कैसे नाइट्रोजन सोर्स पे ग्रो किया गया? NH4Cl पे ग्रो किया गया, है ना? किस पे ग्रो किया गया? NH4Cl पे ग्रो किया गया। और क्या हुआ? दिस नाइट्रोजन एंटर इनटू डीएनए। वो किस पे चली गई? डीएनए पे चली गई। तो आप क्या करोगे? आपको समझना है, यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि मेरे पास मैं ये एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पे कर रहा हूं, पहला पॉइंट। दूसरा, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं नाइट्रोजन यूज करूंगा N14 और N15। N14 और N15 में क्या फर्क होता है? मॉलिक्यूलर वेट का फर्क होता है, इसलिए N15 को मैं हैवी आइसोटोप कहता हूं। अब मैं क्या करूंगा? बैक्टीरिया को, सुन लो ध्यान से, बैक्टीरिया को मैं ग्रो करूंगा, आप समझना इसे, बैक्टीरिया को मैं ग्रो करूंगा किस पर? NH4Cl पर। तो मैं एक NH4Cl वो लूंगा जिसमें N14 होगा, और एक NH4Cl वो लूंगा जिसपे N15 होगा। इस तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूंगा। इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं NH4Cl जो लूंगा, अगर उस पे मेरे पास N14 होगा तो मैं कहूंगा ये नॉर्मल नाइट्रोजन सोर्स है, नॉर्मल नाइट्रोजन सोर्स हो गया। और अगर मैं बैक्टीरिया को NH4Cl पे ग्रो करूंगा जिसमें N15 होगा, तो मैं कहूंगा उसमें हैवी नाइट्रोजन है, उसमें मेरे पास क्या है? हैवी नाइट्रोजन है। यह बात समझने की है। तो मैं दो तरह का यूज कर रहा हूं, एक मैं यूज कर रहा हूं नॉर्मल और एक मैं यूज कर रहा हूं हैवी नाइट्रोजन। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? सिंपल, मैं क्या एक बार रिपीट करूंगा आपके लिए। देखो, मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। डीएनए रेप्लिकेशन अगर सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? सुन ला ध्यान से। मैं ऐसे प्रूफ करूंगा कि मैं बैक्टीरिया को ग्रो करूंगा। जब मैं बैक्टीरिया को ग्रो करूंगा तो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। डिवाइड समझ में आता है? सेल डिवीजन करेगा। उसके लिए वो नया डीएनए बनाएगा। तो मैं क्या करूंगा? उसको कोशिश करूंगा ऐसे नाइट्रोजन सोर्स पे ग्रो करूं जिसमें हो सकता है ये वाली नाइट्रोजन हो 14 वाली, या मैं उस पे ग्रो करूंगा N15 वाली। N14 या N15 नाइट्रोजन किस रूप में दूंगा? NH4Cl के रूप में दूंगा। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको सल्फर किस फॉर्म में दूंगा? मैं कहूंगा भाई सल्फर वाले अमीनो एसिड की फॉर्म में। मैं दे क्या रहा हूं? सल्फर। किस रूप में? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की फॉर्म में। ऐसे ही मैं दे क्या रहा हूं? नाइट्रोजन। किस रूप में? NH4Cl के रूप में। और मैं दो तरह की नाइट्रोजन यूज कर सकता हूं खाने के लिए बैक्टीरिया के, एक नॉर्मल नाइट्रोजन, एक हैवी नाइट्रोजन। ये रेडियो एक्टिव नहीं है। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो अब मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ई कोलाई को जब ग्रो करूंगा तो ई कोलाई डिवाइड करेगा। डिवीजन के लिए उसको अपना डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा। अगर उसे अपना डीएनए रेप्लिकेट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि मैं देखूंगा कि वो उस डीएनए को रेप्लिकेट करते वक्त एक पुराना और एक नया स्ट्रैंड रखता है। इस बात को आप बताओ समझ आया कि नहीं? राहुल करते हैं बेटा। अब देखो, सारा काम एक ही दिन में नहीं होगा ना, धीरे धीरे नई नई चीजें बना के देते हैं। जैसे आपको वर्कशीट दी, सबके लिए एक समय चाहिए बेटा। हैंड रिटन नोट्स के लिए भी समय चाहिए थोड़ा सा बेटा। नाइट्रोजन ही क्यों? क्योंकि हम डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है। मैं फास्फोरस नहीं कर रहा, मैं डीएनए के लिए क्या कर रहा हूं? नाइट्रोजन यूज कर रहा हूं। ठीक है, N14 और N15। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा?
सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग बताया तो यार, डीएनए खुलेगा, एक नया एक पुराना स्ट्रैंड। टेम्पलेट का मतलब डीएनए खुलने के बाद जिस पर हम नया डीएनए बनाते हैं ना, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री, उसे टेम्पलेट कहते हैं। ठीक, हाँ, ठीक है। एनिमेशन वाले घर चले जाओ, बाकी रुक सकते हैं। विदाउट एनिमेशन वाले रुक जाओ, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, जो मैंने सिर्फ बताया आपको कि क्या करने वाले हैं ना, आपको बता दिया, ठीक है। चलो आगे देखो हम कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले मेसल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया? एक्सपेरिमेंट डन ऑन ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया है विच इज ग्रोन ऑन टू टाइप ऑफ नाइट्रोजन सोर्स। एक नॉर्मल मतलब N14 सोर्स, एंड एक हैवी मतलब N15 सोर्स। दोनों केस में NH4Cl लेंगे, इस पे ग्रो कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ध्यान से सुनो, और सुनो ध्यान से। एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पे किया गया था, ये चीज है मेरे पास, ठीक है। अब देखो कैसे किया गया था, ध्यान से सुनना। दिस इज ई कोलाई। कैसे किया गया था, ध्यान दो बेटा, इसको कैसे किया गया था। मेरे पास ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम ई कोलाई है। दिस इज ई कोलाई। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसका ये डीएनए है। दिस इज डीएनए, ठीक है, दिस इज डीएनए। ध्यान देना बेटा, इसे इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ई कोलाई का ये बैक्टीरिया है, उसका डीएनए है, ठीक है, उसका हमारे पास ये डीएनए है। ये जो डीएनए इस पर है, ध्यान देंगे, ये जो डीएनए है इस पर दोनों पर N14 है, दोनों स्ट्रैंड पर N14 वाली नाइट्रोजन है। नॉर्मल ई कोलाई सेल है। इसको मैं क्या करूंगा, फॉर मैनी जनरेशन, कई जनरेशन तक ग्रो करूंगा, किस पे? ग्रो ऑन N15 सोर्स। मैं किस पे ग्रो करने वाला हूं? N15 सोर्स पे ग्रो करने वाला हूं। फॉर मैनी जनरेशन मैं किस पे ग्रो करने वाला हूं? N15 सोर्स पे ग्रो करने वाला हूं। तो मैं कई जनरेशन तक N15 सोर्स पे ग्रो करूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मुझे एक ऐसा ई कोलाई मिल जाएगा, एक ऐसा ई कोलाई मिल जाएगा। N15 सोर्स का मतलब हैवी नाइट्रोजन, और उसमें मैं क्या रखूंगा? NH4Cl। मैं थोड़ा सा ध्यान से बताता हूं, सुनो। देखो, ये आपके पास एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड पर N14 है। N14 मतलब नाइट्रोजन नॉर्मल वाली है, ठीक है। मैंने कई जनरेशन तक उसको N15 सोर्स पे ग्रो किया। N15 सोर्स का मतलब मैंने NH4Cl दिया जिसमें नाइट्रोजन 15 वाली थी, आइसोटोप था हैवी वाला। मुझे किसी तरीके से एक बैक्टीरिया ऐसा मिल गया जिसके दोनों स्ट्रैंड पर N15 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस ई कोलाई, अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं क्या करने वाले, हैव डीएनए विद N15 ऑन बोथ स्ट्रैंड। दोनों डीएनए के धागों पर N15 है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपेरिमेंट में इससे स्टार्ट करूंगा, एक ऐसा ई कोलाई सेल जिसके दोनों डीएनए के धागे पर नाइट्रोजन कौन से वाली है? N15 से। ये लाए कैसे? कई जनरेशन तक जब मैंने उसको ऐसे NH4Cl पर खिलाया जिस पे नाइट्रोजन N15 वाली थी। अब मैं जरा आपको यह समझा रहा हूं कि इस N15 और N14 में अंतर क्या होता है, हाउ N14 एंड N15 डिफर। यह मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारे पास N14 और N15 डिफर करता है, यह मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यह मैं आपको क्या कर रहा हूं? बताने वाला हूं। ध्यान से सुनो बेटा, यह मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो कैसे डिफर करता है, इसको हम समझेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक है। इसको हम समझ रहे हैं, देखो कैसे डिफर करता है। ध्यान दो बेटा, मैं लिख रहा हूं इसको,
जरा ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको एक्सपेरिमेंट सिखा रहा हूं, पहले जरा समझना मैं क्या बोलूंगा। मेरे पास मान लो ये ई कोलाई का सेल है, इसका ये डीएनए है, इसके दोनों स्ट्रैंड पर N14 और N14 है। ऐसे डीएनए को आप लाइट डीएनए कहते हैं। ऐसे डीएनए को आप क्या बोलते हैं? लाइट डीएनए। आपके पास एक ऐसा ई कोलाई सेल है जिसके दोनों स्ट्रैंड, ध्यान सुने, एक स्ट्रैंड पर N14 है, दूसरे पर N15 है। ऐसे डीएनए को आप हाइब्रिड कहते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप कैसे अलग करेंगे डीएनए को N14 और 15 वाले को। अभी तक एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले हमें कुछ बैकग्राउंड समझाना पड़ता है। सबसे पहला आपको यह समझ में आना चाहिए कि हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं। हम यह प्रूफ करना चाहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात आपको यह समझ में आनी चाहिए, पहला हमें यह समझ में आ गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करना है। दूसरी बात आपको यह समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे प्रूफ करेंगे ई कोलाई को, बैक्टीरिया को नाइट्रोजन के अलग अलग तरह के सोर्स पे ग्रो करके। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि वो डीएनए में जाती है। तीसरी बात आपको यह समझ में आना चाहिए कि वो नाइट्रोजन का सोर्स क्या है। आप कहोगे NH4Cl है, NH4Cl पर बैक्टीरिया को खिलाऊंगा। मेरे पास जो बैक्टीरिया के पास डीएनए मिल सकते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं जब आप इन पे खिलाओगे। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसपे दोनों N14 N14 है, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसपे N14 एक वाले धागे पे, दूसरा N15 है, और एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों धागों पर N15 है। क्या है? दोनों धागों पर N15 है। ठीक है, इसे हम लाइट डीएनए कहेंगे जिसमें दोनों धागे पर N14 वाली नाइट्रोजन है। इसे हाइब्रिड बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे? हैवी। अगर आपसे कोई कहे हैवी डीएनए तो आप कहोगे भाई हैवी का मतलब उसके दोनों धागे पर N15 वाली नाइट्रोजन है। अब इससे फर्क क्या है? देखो, मैं एक टेक्निक यूज करता हूं जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। आपने सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में क्या पढ़ा है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी ट्यूब होती है जिसमें आप इसको घुमाते हो, तो ये घुमाते वक्त ट्यूब ऐसी हो जाती है, उसमें हैवी चीज नीचे आ जाती है। नीचे यहां पर मेरे पास क्या आ जाती है? हैवी आ जाती है। तो अगर मैं डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन नॉर्मल वाला करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन करता हूं तो हैवी चीज नीचे बैठ जाती है। अगर हम ध्यान से देखें, इन तीनों डीएनए में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, वेट को लेकर बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो अगर मैं नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा तो हो सकता है ये तीनों डीएनए नीचे आ जाएं। मैं क्या करने वाला हूं? मैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा इन तीनों सेल के डीएनए को अलग कर सकता हूं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर मैं इन तीनों सेल के डीएनए को नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा तो फिर क्या होगा? मजा नहीं आएगा, तीनों साथ आ जाएंगे। कुछ नया काम करते हैं। नया क्या करेंगे? एक ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, सुनेंगे ध्यान से, जिसमें मैंने टेस्ट ट्यूब में पहले से एक केमिकल ले रखा है जिसका नाम सीजियम क्लोराइड है। पहले से मैंने केमिकल ले रखा है जिसका नाम सीजियम क्लोराइड है। सीजियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और वो जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है। मतलब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इन तीनों डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए नॉर्मल तकनीक यूज नहीं करते, हम एक स्पेशल टाइप की तकनीक यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब में सीजियम क्लोराइड भर देते हैं और उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है। यहां क्या बढ़ रहा होता है? कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे ज्यादा सीजियम क्लोराइड होगा, ऊपर कम होगा। ऐसी ट्यूब में अगर मैं इन डीएनए को डालकर सेंट्रीफ्यूज करता हूं तो सेंट्रीफ्यूज करते वक्त ये डीएनए इसके जहां इसका डेंसिटी बराबर आ जाएगा सीजियम क्लोराइड से, वहां रुक जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्यूब है, इसके अंदर मैंने केमिकल रखा हुआ है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड क्या होता है? एक केमिकल, एक सॉल्ट है। अगर मैंने पहले से सॉल्ट भर रखा और ऊपर से डीएनए डाल दिया और मैं इस ट्यूब को ऐसे घुमा रहा हूं, सेंट्रीफ्यूज कर रहा हूं, तो ये वहां जाकर रुकेगा डीएनए जहां उसकी डीएनए की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी के बराबर हो जाए। मैं नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज यूज नहीं करता, तो वी यूज स्पेशल सेंट्रीफ्यूज।
जिसका नाम एनसीईआरटी लिखती है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। ग्रेडियंट क्या होता है? अंतर। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या हुआ कि सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों डीएनए को अगर सेंट्रीफ्यूज करूं तो जो लाइट डीएनए होगा, ध्यान से सुनना बेटा, लाइट डीएनए यहां मान लो उसने बैंड बना लिया, क्योंकि वो लाइट डीएनए यहां रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर उसकी डेंसिटी सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी के बराबर हो गई। हाइब्रिड डीएनए थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसमें हैवी नाइट्रोजन का एक पार्ट है, और हैवी वाला डीएनए थोड़ा सा और नीचे जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये मेरे पास लाइट हो गया जो थोड़ा सा ऊपर है, फिर मेरे पास हल्का नीचे हाइब्रिड आ गया, और इसके बाद मेरे पास हैवी आ जाएगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि हमें क्या सीखना है बेटा, हमें यह सीखना है, सबसे पहले तो आप यह समझो कि NH4Cl पे जब आप ग्रो करेंगे तो NH4Cl उसके डीएनए में जाएगा। NH4Cl में नाइट्रोजन दो प्रकार की है, N14, N15। अब आप क्या करते हो, ई कोलाई के सेल में से डीएनए अलग कर कर उसे सेंट्रीफ्यूज करते हो। अब ये दोनों डीएनए को अगर आप नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज करोगे तो दोनों नीचे आ जाएंगे, अलग अलग नहीं पता चलेंगे। इनको अलग अलग दिखाने के लिए आप क्या करोगे, एक स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करोगे, जिसका नाम रहेगा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। जिसमें आप क्या करने वाले हो, आप सोचो ध्यान से, जिसमें आप क्या करोगे, आप सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में आप क्या करोगे, आपके एक ग्रेडियंट बना हुआ है, धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ रही है सीजियम क्लोराइड की। अब आप क्या करो, इन दोनों डीएनए को साथ लेकर उस टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूज करो। तो अगर हैवी, देखो ये इसको और इसको ले लेते हैं, ये थोड़ा सा नीचे रुकेगा, ये थोड़ा सा ऊपर रुकेगा, तो डेंसिटी के हिसाब से ये रुक जाएंगे ऊपर नीचे। लेकिन अगर मैं नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज करता तो दोनों ही नीचे आ जाते। तो ये नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज नहीं करना, ये नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन है बेटा, ये वाला नहीं करना। नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमने उसमें पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था, वो नहीं करना। तो हम एक स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे जिसका नाम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, जिसमें हमारे पास धीरे धीरे सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी बढ़ रही है। जो भी डीएनए की डेंसिटी इन तीनों में से मीडियम के बराबर होगी, ये वहीं रुक जाएगा। इसका मतलब इन तीनों के डीएनए को निकालकर एक ही ट्यूब में डालो और सेंट्रीफ्यूज करो, तीनों अलग अलग बैंड बना लेंगे जहां इनकी डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी। अब ये बैकग्राउंड था एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। अगर ये समझ आ गया, एक्सपेरिमेंट तो 2 मिनट का काम है, ये बैकग्राउंड पे ही चलाना पड़ता है बस। बताओ जल्दी बेटा, बोलो जल्दी, आया कुछ समझ? मैं आपको वो सिखा रहा हूं बेटा अभी, पर मैं क्या आप ये बात आंसर कर रहे हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैवी एंड लाइट डीएनए? हैवी और लाइट डीएनए में अंतर समझ आ रहा है? मैं एक्सपेरिमेंट नहीं बताया, अभी एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको। क्या क्या मैं जो लाइनें लिख रहा हूं, अब जरा बताओ, मैं अब लाइनों की फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या आपको ये लाइनें समझ आ रही हैं जो मैं अब लिखने जा रहा हूं? ध्यान से देखना बेटा, आज थोड़ा सा क्लास आपका ध्यान से सुनना है आपने। देखो बेटा, मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है? मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देखो बेटा, मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं बच्चे आपको, मैं ये कह रहा हूं कि NH4Cl एंटर इनटू डीएनए, ये डीएनए में एंटर करता है, ठीक है? क्लियर? इन NH4Cl वी कैन यूज, क्या ये सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं? N14 और N15 नाइट्रोजन, ठीक है? क्लियर? सही है। दूसरा बात क्या होगा, डीएनए हैविंग देखो ध्यान से, N14 इसका मतलब बोथ स्ट्रैंड पे नॉर्मल नाइट्रोजन है, नॉर्मल नाइट्रोजन,
ठीक है, N14 और N15 जिसे आप हाइब्रिड कह रहे हो, और N15 जिसे आप हैवी कह रहे हो। डिफर मतलब अंतर करेंगे, डिफर इन डेंसिटी। किसमें अंतर होगा इनका? डेंसिटी में फर्क होगा। तो हम यहां पर यह लिख रहे हैं, वी कैन सेपरेट डीएनए विद डिफरेंट डेंसिटी बाय स्पेशल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, जिसका क्या नाम है? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। और यह मेथड क्या करता है? दिस कैन सेपरेट डीएनए इनटू बैंड्स। ये डीएनए को बैंड्स में सेपरेट कर देता है, विच डिफर इन डेंसिटी। जो डेंसिटी में अलग है उनको किस में अलग कर देता है? सेपरेट कर देता है, बैंड्स में अलग कर देता है। यहां तक समझ में आ गई बात? जल्दी बता दो बेटा, यहां तक क्लियर है? ये वाली बात बताइए आपको क्लियर? सीजियम क्लोराइड बेटा, जिस भी बच्चे ने अभी ज्वाइन किया इसके बैकलॉग वाले लेक्चर कंप्लीट करो। बिना बैकलॉग करे कैसे होगा बेटा? आपको सब्जेक्ट वाइज देखना पड़ेगा कौन सा चैप्टर चल रहा है। जब भी नया चैप्टर हो चले वहां से पकड़ लो और धीरे धीरे बैकलॉग कवर करो। लाइव क्लास कोशिश करो समझने की। सीजियम क्लोराइड का मतलब होता है हल्की सी भी डेंसिटी होगी अलग बैंड बना देगा। बैंड समझ में आता है? अलग जगह इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब चलो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? अब हम क्या पढ़ने वाले? एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अब देखो हम कैसे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ध्यान दो बेटा। अब हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चे? मैंने क्या बोला है आप देखो ना, क्या लिखा है यहां पर? मैंने लिखा है इन NH4Cl वी कैन यूज नाइट्रोजन N14 वाली और N15 वाली, और डीएनए हैविंग N14 उसको लाइट बोलेंगे, इसको हाइब्रिड बोलेंगे, इसको हैवी बोलेंगे। और ये किस में अंतर करते हैं? उनकी डेंसिटी में अंतर करते हैं। और फिर क्या लिखा है? वी कैन सेपरेट डीएनए विद डिफरेंट डेंसिटी बाय दिस मेथड, क्योंकि इसमें हम सीजियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में भर देंगे। ठीक है, क्लियर? वाई सीजियम क्लोराइड? क्योंकि सीजियम क्लोराइड एक ग्रेडियंट बनाता है। ग्रेडियंट मतलब अंतर। अब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, क्लियर? अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, N14-15 क्या है यार? तुमने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? नॉर्मल वाला N14, और उसका आइसोटोप क्या होता है? N15। तो आपने नॉर्मल नाइट्रोजन ली, तो अगर डीएनए में नॉर्मल नाइट्रोजन गई तो उसे आप लाइट कह रहे हो। एक स्ट्रैंड पर नॉर्मल गई, दूसरे पर हैवी गई, तो आपने उसको हाइब्रिड बोल दिया। हैवी मतलब N15। और अगर दोनों पे नॉर्मल चली गई तो आपने क्या बोल दिया उसको? सॉरी, दोनों पे N15 चला गया तो उसे हैवी बोल दिया। हैवी डीएनए है ना, बड़ा हैवी डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए। क्लियर है? ठीक, चलो आगे चलो। एक्सपेरिमेंट देखो भैया। अब एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दो ना। ये देखो जरा, हमने क्या किया था? ये मेरे पास क्या है? ये ई कोलाई सेल है। ई कोलाई सेल है, ध्यान देंगे बेटा, जिसका दोनों डीएनए हैवी है। दोनों डीएनए क्या है? हैवी। हैवी मतलब दोनों पे N15 है, मतलब दोनों डीएनए नहीं, इसका डीएनए हैवी है। ऐसे डीएनए को हैवी डीएनए कहते हैं। हम एक्सपेरिमेंट की शुरुआत ऐसे करेंगे, ई कोलाई सेल विद हैवी डीएनए। ये हमने कई जनरेशन तक ग्रो करके लाया होगा। दिस इज स्टार्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या करेंगे? इस ई कोलाई सेल को 20 मिनट तक, 20 मिनट वो टाइम होता है जिसमें ई कोलाई डबल हो जाता है। ई कोलाई सेल का नंबर डबल होता है, मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। 20 मिनट तक ग्रो किया, ठीक है। और कौन से सोर्स पे ग्रो किया? NH4Cl जिसमें N14 है। इसका मतलब
नॉर्मल सोर्स में, नॉर्मल सोर्स में ग्रो किया। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया, 20 मिनट तक, जिसमें ई कोलाई का सेल डबल हो सकता है, NH4Cl पे ग्रो किया। उससे क्या होगा, आप देखो ध्यान से, उससे क्या होगा, मेरे पास ये स्ट्रैंड खुल गए, ये वाले दोनों खुल गए ऐसे, और मेरे पास फिर इस पर नया स्ट्रैंड बना। ये जो येलो से दिखा रहा हूं, ये कौन सी नाइट्रोजन से बनेगा, N14 से। तो ये येलो वाला N14 नाइट्रोजन है और ये ग्रीन वाला N15 है, क्योंकि वो यहां से आया है। ऐसे ये N15 है और ये मेरे पास क्या है, N14। अब ये टेस्ट ट्यूब में देखो, इसको कैसे देखेंगे। टेस्ट ट्यूब में ये वाला, क्योंकि डीएनए हैवी है, ये यहां पर एक बैंड बनाएगा नीचे ऐसे। मैं क्या करूंगा, इस ई कोलाई के सेल के डीएनए को तोड़ के निकालूंगा, इस ई कोलाई के सेल के डीएनए को तोड़कर निकालूंगा और उसको मैं यहां ले आऊंगा ऐसे नीचे। इस ई कोलाई, ये रहा, इसके सेल के डीएनए को मैं यहां नीचे ले आऊंगा ऐसे, यहां मैं नीचे ले आऊंगा। आप समझना ध्यान से, तोड़ने के बाद मैं यहां नीचे ले आऊंगा सेल का। देखो, सेल तोड़ा और उसके डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करूंगा। मान लो उसने यहां बैंड बना लिया, तो यहां जो बैंड बनाया, मैं लिखूंगा इसे N15, और N15 का बैंड बनाया है किसमें, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में। ये एक्सपेरिमेंट है। समझ रहे हो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? हमने सबसे पहले एक ई कोलाई सेल लिया है जिसके दोनों स्ट्रैंड पर N15 है, उसके डीएनए को अगर सेंट्रीफ्यूज करूंगा तो यहां बैंड आया। अब ये वाले डीएनए को आप क्या बोलोगे, हाइब्रिड। इसे आप क्या बोल रहे हो, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब 14 और 15 दोनों हैं इसमें। तो मेरे पास उसके लेवल से हल्का सा ऊपर बैंड बनेगा, यहां बैंड बनेगा इसमें टेस्ट ट्यूब में, और वो डीएनए कैसा है, हाइब्रिड है। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, N14 और N15। बेटा बैंड क्यों बनेगा सेम, क्यों, क्योंकि हैवी डीएनए थोड़ा नीचे चला गया, यहां हाइब्रिड वाला 14 की वजह से हल्का ऊपर रह गया सेंट्रीफ्यूगेशन में। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा फिर से ग्रो करूंगा, कौन से सोर्स में, N14 सोर्स पे। N14 का मतलब हो गया नॉर्मल, और मैंने यहां 40 मिनट लिख दिया। इसका मतलब पहले 20 मिनट तक ग्रो किया, फिर अगला 20 मिनट, मतलब मैंने +20 मिनट लिखा है सिर्फ। इसका मतलब यह है कि पहले 20 मिनट, मान लो एक सेल से 2 सेल बन गए, दोनों सेल के डीएनए को निकालो तो हाइब्रिड की वजह से हल्का ऊपर बैंड आएगा। अब आपने 20 मिनट और ग्रो किया तो मतलब 40 मिनट लिखा, तो 2 सेल से कितने सेल हो गए, 4। अब क्या करो, क्योंकि हम सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यही होता है, इसके डीएनए को ऐसे खोल देते हैं। मैं चारों के डीएनए को इस तरीके से खोल दिया। आप देखो जरा ध्यान से, इसके डीएनए को मैंने यहां खोला ऐसे, और इस पे येलो कलर का N14 वाला डीएनए बनाया। ऐसे ही मैंने क्या किया, ये चारों डीएनए को ऐसे खोल दिया, ये ग्रीन वाला, फिर येलो, येलो ग्रीन, ऐसे इसको खोल दिया। अब मैं इस पर कौन सा सोर्स लगा रहा हूं, N14। N14 का मतलब मैं नया स्ट्रैंड येलो से बना रहा हूं। आप देख रहे हो, नया स्ट्रैंड येलो से बना रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ, आप देखो ध्यान से बेटा, इसका मीनिंग यह हुआ, आप देखो ये मैंने नया स्ट्रैंड बना दिया ऐसे। इसका मीनिंग यह हुआ कि ये हाइब्रिड है, दिस इज हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है, ये मेरे पास हाइब्रिड है। आप समझ रहे हैं, ये लाइट डीएनए आ गया इसमें मेरे पास क्या आ गया, लाइट डीएनए आ गया। लाइट का मतलब होता है कि इसमें N14 आ गया, इसमें N14 आ गया, इसमें मेरे पास N14 और N15 है, इसमें मेरे पास N14 है। अब मैं इसको सेंट्रीफ्यूगेश करूंगा तो मेरे पास 2 बैंड, एक बैंड तो यहां आएगा हाइब्रिड वाला, एक बैंड ये आएगा हाइब्रिड वाला, दूसरा बैंड बेटा लाइट वाला ऊपर आएगा, ये रहा। तो मेरे पास 2 बैंड आ गए, एक ये हाइब्रिड का बैंड है, हाइब्रिड का बैंड है, और ये मेरे पास लाइट का बैंड है। लाइट बैंड को कह रहे हैं N14, हाइब्रिड वाले को कह रहे हैं N14। तो आपको कैसे समझना है, N15 हैवी हो गया, ये हाइब्रिड है। 20 मिनट दिया तो देखो हाइब्रिड आ रहा है ना। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि डीएनए खुल जाएगा, उस पर नए स्ट्रैंड बनेंगे। यहां मैंने N14 सोर्स लिया, यहां भी N14 सोर्स। तो शुरुआत किससे करी, N15 सोर्स से, और फिर किस पे ग्रो कर रहे हैं हम, N14 सोर्स पे ग्रो कर रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है?
अरे कुछ कुछ समझ आया, मैं दोबारा बता रहा हूं ये। क्लियर? मैं क्या कर रहा हूं सुन लो ध्यान से बेटा, मैं शुरुआत कर रहा हूं N15 से। बेटा डीएनए को नहीं तोड़ रहे हैं, सेल को तोड़ रहे हैं। इससे प्रूफ क्या हुआ वो बता रहा हूं आपको, प्रूफ ये हुआ वो बता रहा हूं। देखो प्रूफ क्या हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको, पर मैं कैसे इसको दिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने हैवी डीएनए लिया, मैंने 20 मिनट तक उसको लाइट सोर्स पे ग्रो किया, हाइब्रिड आ गया। फिर मैंने उसको फिर ग्रो किया तो देखो लाइट डीएनए आ गया और 2 हाइब्रिड है। ठीक है, ठीक। देखो ध्यान से देखो बेटा, क्या नहीं समझ आया देखो, ध्यान से देखो, आपको मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे देखो। ये डायग्राम उठाते हैं एक बार एनसीईआरटी से, ये वाला डायग्राम उठाते हैं, जिसको ध्यान से समझाते हैं आपको। ये डायग्राम है एनसीईआरटी में आपका, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास ये वो डीएनए है जिसके दोनों स्ट्रैंड पर N15 वाला है। यहां तक समझ में आ रही? N15 वाला, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन, N15 की वजह से ये बैंड यहां आया है। आप देखो बैंड यहां आया। अब मैंने क्या किया, अब देखो क्या हुआ, ये N15 का था तो इसको मैंने क्या किया, N15 वाला ये खोल दिया, ये वाला डीएनए खोला तो मेरे पास हाइब्रिड आ गया। हाइब्रिड का बैंड ये देखो थोड़ा पीछे आया था, इसका बैंड यहां आया है, ठीक है। फिर 40 मिनट लिखा है तो मेरे पास 2 लाइट आ गए और 2 हाइब्रिड आ गए, तो 2 लाइट आ गए 2 हाइब्रिड आ गए। प्रूफ क्या हुआ वो देखो। अब जरा आप प्रूफ क्या करना चाहते हो वो समझो तो आपको समझ आ जाएगी 1 मिनट में। देखो मैं क्या समझा रहा हूं, देखो क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा, मान लो आपके पास ये डीएनए है, हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। इसके दोनों स्ट्रैंड पर N15 है, दोनों स्ट्रैंड पर N15 वाली नाइट्रोजन है। मैंने 20 मिनट तक इसको कौन से सोर्स पे ग्रो किया, NH4Cl पे, जिस पे N14 था, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, ध्यान से सुनो बेटा। देखो व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है आप इसके दोनों स्ट्रैंड को ऐसे का ऐसे खोल लो, इसके दोनों स्ट्रैंड को इसी तरीके से खोल लो। ये खोल दिया मैंने, N15 खोल दिया, देखो दोनों स्ट्रैंड खोल दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पर N14 वाले स्ट्रैंड बना रहा हूं। ये मैंने N14 वाले स्ट्रैंड बना दिए। आप देख पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं बेटा? यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने ये N15 लिखा हुआ है, तो मैंने यहां पर क्या किया, ये N15 को खोल दिया और नया N14 बना ले। तो मेरा पॉइंट यहां पर सिर्फ ये है बेटा, आपको समझाने का मेन पॉइंट ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि आपने इस डीएनए को ऐसे खोल दिया, दोनों स्ट्रैंड अलग कर दो एक तरीके से, फिर उस पर जो नए स्ट्रैंड बने, नए स्ट्रैंड बना तो ये कौन सा बन गया, N14 बन गया। अब अगले स्टेप में फिर से 20 मिनट लिख रहा हूं, फिर से 20 मिनट लिख रहा हूं, मतलब 40 मिनट हो गए, अब तो 40 मिनट लिख रहा हूं और यहां पर क्या लिख रहा हूं, N14 सोर्स ही लिख रहा हूं, मतलब ऐसा सोर्स लिख रहा हूं जो N14 है, ये सोर्स लिख रहा हूं। आप समझ रहे हैं, ऐसा सोर्स लिख रहा हूं जो N14 है। क्लियर? तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अब क्या करो, इनके सबके डीएनए खोल दो। तो इनके डीएनए कैसे खोलूंगा, देखो इसका डीएनए खोला, एक ओल्ड स्ट्रैंड, दोनों ओल्ड स्ट्रैंड खोल दिए। अब देखो दोनों ओल्ड स्ट्रैंड खोल दिए ना, ऐसे ध्यान से देखना बेटा, डीएनए खोल दिए सारे, ऐसे खोल दिया। अब देखो मैंने क्या कहा, इसके दोनों डीएनए को खोला तो नया स्ट्रैंड बना। अब मैंने इसके डीएनए को खोल दिया तो इस पर मैं कौन सा स्ट्रैंड बनाऊंगा, N14 सब पे मैंने ये येलो कलर से N14 बना दिया। तो मेरा पॉइंट ये है कि डीएनए हर बार खुलता है, एक नया और एक पुराना स्ट्रैंड बन जाता है। तो पुराने वाले चारों खोल दिए, फिर उस पर नया बना दिया। पर इसमें देखो ध्यान से, पहले से ये N14 था और नया भी आपने N14 बनाया, इसलिए ये डीएनए लाइट है ना। ये वाला भी डीएनए क्या है, लाइट, और ये वाला क्या है, हाइब्रिड। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आप ध्यान से सोचो जो मैं बता रहा हूं, यहां पर हैवी डीएनए था, यहां पर क्या था, हैवी था। यहां 100% डीएनए क्या आया है, हाइब्रिड आया है। अगर आप ध्यान से देखो, 2 डीएनए हाइब्रिड हैं, 2 यहां भी आ रहे हैं, पर परसेंटेज कम हो गई। 50% डीएनए मेरे पास क्या है, हाइब्रिड है,
और 50% डीएनए मेरे पास लाइट है। अब क्या करो, इनको सबको खोल दो। सबको खोलने का मतलब ये चारों डीएनए को खोल दो, अलग अलग कर दो। कर देते हैं, देखो भाई कर दिया हमने चारों डीएनए को अलग अलग कर दिया। अब देखो ध्यान से, मैंने चारों डीएनए को अलग अलग खोल दिया। देख रहे हो ध्यान से बेटा, ये चारों को देख रहे हो, इस चारों के स्ट्रैंड अलग कर दिए। और मैंने फिर से कौन से सोर्स पे ग्रो किया है? मैंने फिर से ग्रो किया N14 सोर्स पे, NH4Cl N14 पर। यहां पर टाइम कितना था? यहां 40 था। अब कितना टाइम हो गया? 60 मिनट हो गया। ये कौन सी जनरेशन थी? ये फर्स्ट जनरेशन थी। ये कौन सी जनरेशन हुई? ये सेकेंड जनरेशन हुई, जिसमें 50% ये हो गया। अब इस पर दोबारा से येलो कलर से बनाओ। तो दोबारा से येलो कलर से जब बनाओगे ऐसे, तो अब देखो कितने डीएनए हो गए? टोटल 8 डीएनए हो गए। 8 में से लाइट कितने हैं? आप कहोगे सर लाइट तो कितने हो गए? लाइट 6 हैं 8 में से, तो लगभग कितना आ गया? 75%। और हाइब्रिड कितना आ गया? हाइब्रिड आ गया कितना? 25%। अगर मैं इसकी, ये कौन सी जनरेशन हो गई? थर्ड जनरेशन हो गई। अब 20 मिनट और लो, 80 मिनट में जाओ। तो 80 मिनट में जाओगे, यहां 80 मिनट लिख दूं, तो टोटल ये 8 डीएनए, देखो 4 के 8 हो गए, तो टोटल कितने डीएनए आएंगे? 16 डीएनए आएंगे। 16 में से हाइब्रिड कितना आएगा? आप कहोगे 2। हाइब्रिड कितने आ गए? 2। लाइट कितने आ गए? आप कहोगे सर 14। तो ये परसेंटेज कितनी हो गई? 87.5%। ये कितनी हो गई? 12.5%। तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई हर बार डीएनए खुलता है, नया स्ट्रैंड बनता है। पर ऐसा तो नहीं है ना कभी हाइब्रिड गायब हो जाएगा, आता ही रहेगा। हाइब्रिड गायब नहीं होगा, परसेंटेज कम होती चली जाएगी। ये कौन सी जनरेशन हो गई? फोर्थ हो गई। तो सेमी कंजर्वेटिव में यही प्रूफ कर रहे थे। अच्छा, इसको साइंटिस्ट आंख से तो देख नहीं पाएंगे इन डीएनए को, इनको वो किसमें देखते थे? टेस्ट ट्यूब में देखते थे। ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये वाली, इन पे सेंट्रीफ्यूज करके दिखता था। तो जैसे यहां पर ये डीएनए हैवी है, देखो बेटा यहां पर ये डीएनए हैवी है, इसने यहां बैंड बनाया, यहां हैवी वाले ने बैंड बनाया, हाइब्रिड ने यहां बैंड बनाया। तो यहां पर 50% लाइट है और 50% हाइब्रिड है। आप देख रहे हो ये हाइब्रिड है। धीरे धीरे क्या होगा, इस लाइट वाले बैंड की थिकनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि परसेंटेज बढ़ रही है। आप देख पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास यहां 50% हाइब्रिड और 50% लाइट है। अब क्या हो रहा है, यहां पर 75% लाइट है। तो लाइट वाले की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में क्या बढ़ती जाएगी? थिकनेस बढ़ती जाएगी, इसकी कम होती जाएगी। तो यह प्रूफ कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। कभी ऐसा नहीं होगा कि लाइट डीएनए, सॉरी हाइब्रिड डीएनए नहीं आएगा, आएगा जरूर, पर परसेंटेज वाइज घटता चला जाएगा। यह प्रूफ कर रहे हैं। क्लियर? बताओ जल्दी बेटा, अरे समझ आया? जल्दी बोलो। मेंडल के एक्सपेरिमेंट जैसा नहीं है बेटा, जल्दी बताओ। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको एक बार मेरे को मतलब वो मिल गया, ठीक है, क्लियर। एक बार मुझे क्या मिला बेटा, ध्यान से सुनो। मुझे एक बार कौन सा डीएनए मिल गया? हैवी डीएनए से शुरू किया और मैं उसको N14 सोर्स पे ग्रो किए जा रहा हूं। तो लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए का नंबर कम नहीं हो रहा, परसेंटेज कम हो रही है। क्लियर? ठीक है, चलो एक बार इसकी एनसीईआरटी देखते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे। पहले एनसीईआरटी देखो क्या कहती है। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। अरे ग्रेविटेशन, सेंट्रीफ्यूजिगेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करेगी। ठीक है, देखो पहले एक बार एनसीईआरटी तो कुछ तो देखो। इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव, हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। इट वाज शोन फर्स्ट इन ई कोलाई। तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? ई कोलाई। फिर हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट और ह्यूमन सेल में। मेसल्सन, मैथ्यू मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल ने प्रूव किया था। किस ईयर में? 1958। यहां तक तो आपको बताया था, ठीक है, यहां तक आपको बताया था। बेटा N15 कैसे मिला? हमने बहुत जनरेशन तक ग्रो करके सेंट्रीफ्यूगेशन से पता लगाया होगा कि अब ये N15 वाले सेल्स हैं, ठीक है, ऐसे किया होगा। क्लियर? हाँ, अब देखो जरा, दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग
देखो NH4Cl लिखा है और यहां 15 लिखा है, इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एज द ओनली सोर्स नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। कई जनरेशन तक ई कोलाई को N15 सोर्स तक करा, तो मुझे क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड पर उसको क्या मिल गए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए पर मुझे क्या मिल गया, N15 मिल गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ, हम देखो ये एक्सपेरिमेंट के शुरुआत से पहले बता रहा है कि मुझे क्या करना है, एक ऐसा ई कोलाई सेल लाना है जिसके दोनों स्ट्रैंड पर N15 हो। क्लियर? हां ठीक है, क्लियर। आगे आ जाओ भाई, विक्सिया फाबा पे बात मत करो, यहां ध्यान दो पहले। देखो दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, हैवी डीएनए को अलग कर सकते हैं नॉर्मल डीएनए से, कैसे, सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ, हम हैवी और लाइट को कैसे अंतर कर सकते हैं, सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज करके। उससे क्या होगा, प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। मतलब N14 और N15 वाले डीएनए को आपस में कैसे अलग कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूज करके अलग कर सकते हो। 14 और 15 वाले डीएनए को आप सेंट्रीफ्यूज करके अलग कर सकते हो, वैसे अलग नहीं कर पाओगे। तो सेंट्रीफ्यूज कौन से वाला करोगे, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है बेटा। हाइब्रिड 100% आएगा जनरेशन फर्स्ट में। दे देन ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम कंटेनिंग। देखो सबसे पहले उन्होंने कौन सा सेल लाया, N15, दोनों स्ट्रैंड N15 है। उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया N14 मीडियम में। देखो ये कह रहा है ना, ये देखो ध्यान से सुना बेटा, ये यहां पे कह रहा है, देखो ये चीज। सबसे पहले उन्होंने एक डीएनए लाया जो हैवी था, फिर उसको लगातार कई जनरेशन तक N14 सोर्स पे ग्रो किया। ये चीज एनसीईआरटी लिख रही है, आप देखो ध्यान से खुद से। They then transfer the cell medium into normal NH4Cl and took sample at various definite time। 20-20 मिनट के इंटरवल पर उन्होंने सैंपल लिए, मल्टीप्लाई एंड उनका डीएनए निकाला और उसको क्या किया बेटा, उसको सेंट्रीफ्यूज किया। द वेरियस सैंपल वर, देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेल लिया जो N15 सोर्स पे था, उसके बाद उसको किस पे ग्रो किया, N14 पर ग्रो किया कई जनरेशन तक। 20-20 मिनट के अंतर पर उन्होंने सैंपल लिए, ठीक है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर देखा कि उसको सीजियम क्लोराइड वाले में सेंट्रीफ्यूज किया। अब देखो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, देखो दस द डीएनए वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर द, देख रहे हो N15 से जब N14 पे डालेंगे तो 20 मिनट के बाद हमने सैंपल लिया है। आप देख रहे हो उसके पास कौन सा डीएनए आएगा, हाइब्रिड। 20 मिनट के बाद सारे डीएनए क्या थे, हाइब्रिड थे, याद आया। और इंटरमीडिएट डेंसिटी, डीएनए एक्सक्रेटेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर 40 मिनट, सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड और लाइट आएगा। मैं ये बात कर रहा हूं, देखो बेटा कह रहा है, देखो ये चीज देखो, वो कह रहा है कि अगर मैं 20 मिनट के बाद पहली जनरेशन में देखूं तो 100% डीएनए कैसे आ रहा है, देखो 100% डीएनए हाइब्रिड आ रहा है। लेकिन अगर मैं 40 मिनट के बाद जिसे सेकेंड जनरेशन कह रहा हूं, उसमें 50% और हाइब्रिड और 50% लाइट आ रहा है। अगर मैं थर्ड जनरेशन की बात कर रहा हूं तो 75% लाइट और 25% हाइब्रिड आ रहा है। तो ये चीजें वो एनसीईआरटी में कह रहा है, अब देखो ध्यान से बेटा, ये चीजें कह रहा है, ठीक है। इफ ई कोलाई, आप देखें, इफ ई कोलाई वॉज, देख रहे हो ये क्या कह रहा है, देखो Thus the DNA was extracted from the culture 1 generation, जिसमें आप ग्रो कर रहे थे वहां से डीएनए निकालो, आफ्टर जब उसको N15 से 14 में ग्रो किया, मतलब बैक्टीरिया को स्टार्टिंग के N15 से जब 14 में ग्रो किया, तो 20 मिनट बाद किया, तो उस 20 मिनट के बाद क्या होगा, सारे डीएनए क्या थे, हाइब्रिड थे। और जब 40 मिनट बाद निकाला तो आधे हाइब्रिड और आधे क्या थे, लाइट थे। इस तरीके से किया है। ये पूछ रहा 80 मिनट बाद क्या सिचुएशन आएगी, बता दिया आपको, 87.5% लाइट और 12.5% हाइब्रिड। इतना समझ आया, जल्दी बताओ, क्लियर, क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा। बेटा एवरी टाइम हम कह रहे हैं कि हाइब्रिड की नंबर वही रहेगा, परसेंटेज घटती चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास, मैं किस पे ग्रो कर रहा हूं, मेरी बात समझो ध्यान से। स्टार्ट मैंने N15 वाले डीएनए से किया, 20 मिनट के बाद 100% हाइब्रिड,
फिर 20 मिनट के बाद ध्यान से सुनेंगे 20-20 मिनट का गैप करता चला गया, तो परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए बढ़ती चली जाएगी, हाइब्रिड घटती चली जाएगी। ये कर रहे हैं बेटा। खत्म होगा क्या हाइब्रिड? कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हाइब्रिड खत्म होगा? नहीं, परसेंटेज हाफ होती चली जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, जरा ये देखो, एक मिनट ये देखना। अब मैं इसके बाद आपको ये बता रहा हूं बेटा, ये देखो जरा, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, इफ ई कोलाई सेल, ध्यान से सुना, इफ ई कोलाई सेल विद हैवी डीएनए ग्रोन ऑन N14 सोर्स फॉर 4 जनरेशन, 4 जनरेशन तक उसे ग्रो किया है, तो कैलकुलेट करना है हाइब्रिड का। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सवाल कह रहा है मेरे पास ये डीएनए N क्या है, N क्या है 15, N15, ठीक है। उसके बाद मैंने कितनी जनरेशन ग्रो करी? मैंने ग्रो करी 1 जनरेशन, फिर मैंने ग्रो करी यहां पर बेटा 2 जनरेशन, फिर मैंने ग्रो करी यहां पर 3 जनरेशन, और फिर मैंने ग्रो करी बेटा यहां पर 4 जनरेशन। अज्यूम कर लेते हैं एक सेल से, तो यहां पर कितने सेल आएंगे? 2 सेल आएंगे जो 100% हाइब्रिड होंगे। आपको 4th जनरेशन बताना है। सेकंड में 4 सेल आएंगे बेटा। ये नंबर मैं आर्बिट्रेरी बता रहा हूं, मैं ऐसे 4 बता रहा हूं। अगर यहां 1 है तो 2 है, यहां 10 होते तो ये 20 होते। तो 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, उसमें 50% हाइब्रिड और 50% क्या आएगा? लाइट। और इस सब में सोर्स कौन सा है? N14, N14 पे ग्रो कर रहे हैं। यहां क्या आएगा बेटा? 8 सेल, 75% लाइट, 25% हाइब्रिड। अब मुझे जरा ये बताओ यहां पे कितना आएगा? 16 सेल, 16 सेल में कितना? 87.5% लाइट और 12.5% हाइब्रिड। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड इज 12.5% और इसका आ जाएगा 87.5%। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? बोलो जल्दी। ऐसा आएगा इसका। अगर नीट में क्वेश्चन आया तो इस तरीके का आएगा। मैं क्वेश्चन चाह रहा हूं, आप ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना। इफ वी स्टार्ट विद 10 ई कोलाई सेल विद लाइट डीएनए एंड ग्रो इट फॉर 40 जनरेशन। लाइट नहीं करते बेटा, यहां हैवी कर लेते हैं। हमने ई कोलाई सेल को लिया जिसमें 10 हैवी डीएनए थे और ग्रो किया 40 जनरेशन तक। देन गिव नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए आफ्टर ग्रो इट फॉर 40 जनरेशन। किसमें ग्रो करते हैं? N14 सोर्स में। तो आपसे कह रहा हूं कि गिव नंबर ऑफ हाइब्रिड डीएनए, ठीक है, हाइब्रिड डीएनए का मुझे नंबर बताना है आफ्टर 40 जनरेशन। कितना आएगा? कौन बता रहा है? जल्दी बताओ। मैंने स्टार्ट किया है 10 ई कोलाई सेल से। बेटा जब मैं एक सेल लेता था तो 2 हाइब्रिड आते थे और नंबर कभी नहीं बदलता। उसके बाद नंबर चाहे कितनी 5000 जनरेशन ले लो, 2 हाइब्रिड ही आएंगे, परसेंटेज घटती है। तो मैंने कितने सेल से शुरू किया? 10 सेल से। तो 10 सेल तुम्हारे पास N14 है। उसके बाद तुम्हारे पास मान लो 20 सेल आ जाएंगे हाइब्रिड। उसके बाद चाहे तुम कितनी जनरेशन भी ले लो, नंबर ऑफ हाइब्रिड हमेशा 20 ही रहेंगे। हाइब्रिड का नंबर क्या होगा? हमेशा 20 रहेगा। परसेंटेज डिक्रीज करती है। हाइब्रिड चाहे तुम कितनी जनरेशन ले लो, चाहे तुम कितनी भी जनरेशन ले लो, हाइब्रिड का नंबर नहीं चेंज होता। क्या चेंज होती है? परसेंटेज चेंज होती है। तो मेरे पास 20 आंसर आएगा। हाइब्रिड का क्या चेंज नहीं होता? आया समझ? नहीं, क्वेश्चन समझ आया?
हाइब्रिड का नंबर नॉट चेंज बट परसेंटेज डिक्रीज। किसको नहीं समझ आई ये बात? भाई अगर आप ध्यान से देखो, अभी हमने पढ़ा था 8 सेल, 8 में भी 2 हाइब्रिड थे, 16 में भी 2 हाइब्रिड थे, समझ आ रहा? 4 में भी 2 हाइब्रिड थे। तो नंबर नहीं घटता, परसेंटेज घटती है। यार क्या कर रहे हो, क्या नहीं समझ आया? ये 10 ई कोलाई का सेल है जिसमें N15 लिखना है यहां पे, सॉरी 10 ई कोलाई का सेल है जिसपे मेरे पास N15 है। उसको आप लगातार N14 सोर्स पे ही ग्रो कर रहे हो, तो पहली जनरेशन में 20 हाइब्रिड आ जाएंगे। उसके बाद आप ग्रो करते चले जाओ, हाइब्रिड की संख्या थोड़ी चेंज होगी, नंबर नहीं बदलेगा, परसेंटेज घटेगा। चाहे आप 2000 जनरेशन ग्रो कर लो। आया समझ? एक कह रहा है फिर से एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करूं इसमें? अब देखो ना, एक सेल है, 10 सेल है बेटा, 10 सेल में 10 डीएनए हो गए, 10 डीएनए खुलेंगे तो हाइब्रिड बन जाएंगे 20। अब 20 हाइब्रिड, मान लो अगली जनरेशन चला गया, हाइब्रिड 20 है, 20 लाइट आ गए, 50-50, फिर चले गए 20 से हमारे पास हो गए 40 हो गए, 20 हाइब्रिड 20 लाइट, फिर 40 से 80 हो गए, उसमें 20 हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड का नंबर नहीं बदलता। मैंने यहां पर क्या पूछा है? नंबर पूछा हाइब्रिड का। ठीक है बेटा, लाइट तुम 40 जनरेशन तक तुम्हें निकालने को कैसे आएगा एग्जाम में? आ ही नहीं सकता, 3-4 जनरेशन तक आएगी। मैं तो जस्ट तुम्हें यह समझा रहा हूं कि हाइब्रिड कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। इसका मतलब यह है कि हमारे तुम्हारे सबके अंदर जो डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड पीछे की जनरेशन से कहीं से चला आ रहा है। परसेंटेज कैसे निकालोगे? नहीं निकलेगा ना। 40 जनरेशन तक क्या जरूरत है तुम्हें करने की? सिंपल ये समझो, एक बार तुम्हें हाइब्रिड का नंबर मिल गया, नंबर बता सकते हो ना, 40 जनरेशन तक का क्वेश्चन आएगा नीट में। मान लो मैं तुम्हें कहता हूं इस 10 की जगह मैं लिख देता 50 ई कोलाई सेल, मैं उसको 5000 जनरेशन तक N14 सोर्स में ग्रो कर रहा हूं, हाइब्रिड सेल की संख्या बताओ। तो आप कहोगे 50 ई कोलाई मतलब 100 हाइब्रिड, खत्म हो गई बात, कर लो 5000 जनरेशन तक ग्रो। क्या करना है? परसेंटेज निकालना नहीं आएगा ना। ये कह रहा है कैसे? ये देखो, ये N15 है बेटा, N14 पे ग्रो करेंगे 20 आ गया, नंबर कहां बदलेगा? नहीं समझ में आया? मान लो आपसे कहूं मैं 2000 ई कोलाई के सेल है N15 के, N14 सोर्स पे आप लाखों जनरेशन तक ग्रो करो, 2000 का डबल हो जाएगा ना, डीएनए खुलेगा, उस पे N14 का स्ट्रैंड बन गया, तो मतलब 2000 मान लो सेल है तो 4000 सेल हो गए, बस खत्म हो गई। आपको जनरेशन से क्या करना, नंबर बता दिया। ठीक है। हां, अब लाइट तुम कैसे कर पाओगे? करते रहो, उसे डबल करते रहो, इतना टाइम है मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे बेटा। अब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज आपको बस बता रहा हूं जो आपके काम की है लास्ट, वो ये है, सुन लो ध्यान से बेटा। तुम्हें बहुत समय लगता है धीरे धीरे पढ़ाने में, कोई बात नहीं, समय देंगे पूरा आपको। अब ये देखो, ये देखो बेटा, ये देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्लियर? मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ बेटा, सेमी कंजर्वेटिव का एक और एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव का 1958 में वन मोर एक्सपेरिमेंट किया गया, और किस पे किया गया? ऑन विक्सिया फाबा।
विक्सिया फाबा क्या है बेटा? प्लांट है, बीन का प्लांट है ना? क्लियर? एक तरीके का फ्लैट बीन कहते हैं उसे, फ्लैट बीन कहते हैं, बीन का प्लांट है। किसने किया? सेम एक्सपेरिमेंट किया, टेलर एंड को वर्कर। टेलर और उसके एंड को वर्कर का मतलब होता है साथ के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब उन्होंने N14 वगैरह नहीं लिया, दे यूज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। वाई थाइमिडीन? क्योंकि थाइमिडीन डीएनए में होता, आरएनए में नहीं होता, तो उन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया होगा। तो सेम किया होगा, डीएनए लिया होगा जिसमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन वाला डीएनए ले लिया, उसको नॉर्मल थाइमिडीन पे ग्रो किया, तो पहले हाइब्रिड आया, फिर उसी तरीके से किया होगा। क्लियर है? ठीक है, उसको फाबा बीन कह रहे हैं यार, फ्लैट बीन लिख दिया, फाबा बीन कह रहे हैं, नॉट फ्लैट बीन। आ गया समझ? ईयर सेम है, ऐसा कुछ किया होगा। ये डीएनए है, इस दोनों पर क्या है? थाइमिडीन है। कौन से वाला? रेडियो एक्टिव वाला, यही किया होगा। फिर उसको कौन से सोर्स पे ग्रो किया? नॉर्मल थाइमिडीन पे। अब टाइम ई कोलाई के हिसाब से नहीं होगा, टाइम अलग लेंगे यहां पर, ठीक है। तो क्या आ गया? हाइब्रिड आया 100%। फिर क्या आएगा? सेम चीज 50% हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब नॉर्मल थाइमिडीन और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। यहां पर ये कौन सा वाला लिया हुआ है? रेडियो एक्टिव लिया हुआ है, ये दोनों पर ऐसे किया होगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना ईयर सेम है दोनों का, ठीक है। इससे नीट में क्वेश्चन ये आया था कि मेसेल्सन स्टाल सेमी कंजर्वेटिव का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट 2019 का क्वेश्चन है या 18 का, सेमी कंजर्वेटिव का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? तो प्रोकैरियोटिक आंसर था उसका, ठीक है बेटा। क्लियर? बेटा इसको डिटेल नहीं पढ़नी, ये तो कह रहा है कि वैसे ही किया, अब डिटेल कहां है इसकी? एनसीईआरटी में तो नहीं है। आपको क्वेश्चन आएगा तो मेसेल्सन स्टाल पे ही आएगा, इस पे तो खाली ये आएगा कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन किसने यूज करी, हम लिखेंगे टेलर ने। टेलर ने किस ईयर में एक्सपेरिमेंट किया? 1958 में। उसने क्या यूज किया? हम लिखेंगे विक्सिया फाबा, ठीक है। क्लियर? अरे सही है, ठीक है। हाँ यही सब आएगा। चलो आगे चल रहे हैं बेटा, अब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर? हाँ अब बेटा इसमें टाइम लगेगा और कृपया करके चुपचाप पढ़ना, कोई बोलेगा नहीं, आज पिटाई कर दूंगा उसकी मैं, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम, और बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए पढ़ो, ध्यान से, और बिल्कुल फोकस ले आओ वापसी। आपको मेसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट आज रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया सेंटिफिकेशन क्या होती है, बहुत बेसिक चीज थी, पर फिर से रिवाइज करो, आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल शोर करे बिना ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे सारी, ध्यान से सुनो बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए को डबल करना। पहला पॉइंट, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए को डबल करना। कैसे डबल करोगे? कॉपी बनाकर। कब बनाओगे? वो सारी बातें अब डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों में होती है, अकर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन दोनों में होती है, प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। आप समझ रहे हैं ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में भी होती है और यूकैरियोट में भी होती है, दोनों में होती है। पहली बात तो ये हो गई।
एकदम फोकस करके ध्यान से सुनो। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात क्या है, हमारे पास हम ये लिखते हैं कि इन यूकैरियोट किसमें होती है, अकर इन एस फेज, ठीक है, अकर इन एस फेज, ठीक है, एंड इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखो बेटा, ये सेल साइकिल है, दिस इज सेल साइकिल। सेल साइकिल में ये मेरे पास एम फेज है, दिस इज G1 S और G2। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है एस फेज में और यहां तक आते आते डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है एस फेज के स्टार्टिंग में और खत्म होते होते पूरा डीएनए डबल हो जाता है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। एस फेज में मेरे पास डीएनए डबल होता है। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जिसे हम क्या कह रहे हैं, रेप्लिकॉन। एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसे हम कहेंगे रेप्लिकॉन। तो बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जो मैं आपको रेप्लिकॉन का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकॉन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकॉन आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसे, ठीक है। क्लियर? ठीक है, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकॉन की अब बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकॉन की बात कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुने आप, ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बच्चे, कैप्रिकॉन, वाह बेटा, इतना बेसिक कितनी बार मेरे को बहुत मन करता है बेसिक पढ़ाने का, मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं आता, और ये सच बात है, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब रेप्लिकॉन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, अब जो बताऊंगा, देखो रेप्लिकॉन समझो। मेरे पास ये यूकैरियोट का डीएनए है, यूकैरियोट का डीएनए थोड़ा बड़ा होता है ऐसे, ये यूकैरियोट का डीएनए है, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है। रेप्लिकॉन का मतलब समझो, ठीक है। क्लियर? हां, क्लियर? ध्यान से सुने बेटा, ठीक है। थोड़ा फोकस करो, मुझे भी फोकस करने दो और आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत मजेदार टॉपिक है, फोकस करेंगे। देखो क्या है, रेप्लिकॉन का मतलब समझो। देखो होता क्या है कि ऐसा नहीं होता कि मैं डीएनए रेप्लिकेशन यहां से शुरू करके यहां खत्म कर दूं, ऐसा नहीं होता। सारी बातें ध्यान से सुनना, मैं यूकैरियोट के बारे में पहले बता रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि मैं डीएनए रेप्लिकेशन यहां से डीएनए को खोलूं और पूरा यहां खत्म कर दूं। हम क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन छोटे छोटे सेगमेंट्स में करते हैं। जैसे इतने बड़े सेगमेंट में हम अलग डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, इतने बड़े में अलग करेंगे, इतने बड़े में अलग करेंगे। तो ये जो सेगमेंट होता है जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उसे रेप्लिकॉन कहते हैं। रेप्लिकॉन का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, बट रेप्लिकेशन फॉर्क समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। तो व्हाट इज रेप्लिकॉन, हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं कि पूरा डीएनए एक बार में खोलकर रेप्लिकेशन नहीं करते, हम छोटे छोटे हिस्से को यूज करते हैं। हम इतने इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ऐसे करके। तो हम ये लिखते हैं व्हाट इज रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन डीएनए in which independent event of DNA replication occur। ठीक है, क्लियर? इसको जरा मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ठीक है, ठीक है, उसका फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, उसको बाकी, ठीक है, बाकी बनाना है। चलो फर्स्ट फ्लोर बनना तक बना हुआ था, उसको काम मिला है। एक तरीका यह है
कि वो क्या करे, एक ही साथ पूरा टोटल सब बना दे, एक ही शुरू करे वहां खत्म करे। एक तरीका यह है कि वो अलग अलग हिस्से में काम शुरू करे। जैसे मान लो पहले ये 4 हिस्से पकड़ ले, जैसे मान लो कैसे करें, देखो एक तरीका यह है कि पूरा बनाने की कोशिश करे। एक तरीका यह है कि 4 अलग अलग टीम बनाए, उनको कहे तुम एक काम करो, इन 4 हिस्सों को कंप्लीट करो, फिर यहां कंप्लीट करके अगले 4 में जाना, उसको कंप्लीट करना, फिर अगले 4 को करना। तो हम कहेंगे पार्ट वाइज जाते हैं। डीएनए काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। हम क्या करते हैं, डीएनए को छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिसमें वो ऑलरेडी डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड मतलब कटा हुआ नहीं होगा। हम कहते हैं कि जब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि भाई ये काम करो, ये बहुत सारे रेप्लिकॉन है, ऐसे मान लो 200 रेप्लिकॉन है, तो पहले 20 या पहले 30 में काम शुरू करो, पहले उतने की रेप्लिकेशन करो, फिर वहां से जो आदमी खाली हो जाएंगे फिर वो अगले 20 में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 200 रेप्लिकॉन है तो 200 लोगों को लगा के वहां रेप्लिकेशन स्टार्ट करो, नहीं। पहले क्या करो, 20-30 रेप्लिकॉन में रेप्लिकेशन स्टार्ट करो, उसे पूरी करो, फिर अगले में जाना। ऐसे करते करते चीजें रीयूज भी तो होंगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कभी आपने कोई बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी, मान लो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 20 लोग लगे हुए हैं, 20 लोग डेली आकर काम करते हैं तो काम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सारे लोग एक ही दिन में आके 20 दिन जो काम करना वो कर सकते हैं, वो तो होता है नहीं। ऐसे ही क्या होता है, डीएनए बहुत बड़ा होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं जहां रेप्लिकेशन होती है। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, उस टुकड़े को हम कहते हैं रेप्लिकॉन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन बोलते हैं। तो रेप्लिकॉन क्या होता है? डीएनए का वो पार्ट जहां इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन चलती है। एक यूकैरियोट के, मान लो ह्यूमन का डीएनए है, उसमें 5000 रेप्लिकॉन है, तो 150 रेप्लिकॉन में अभी रेप्लिकेशन चल रही है, एंजाइम काम कर रहे हैं, उतने को डबल करके फिर वो दूसरे में चले जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास ऐसी यूनिट्स जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन बोलते हैं। रेप्लिकॉन वर्ड का मतलब समझ में आया? लॉजिकल बात है, देख लो। नहीं आया दोबारा बताऊं, बोलो। ऐसा नहीं होता, यहां से खोल के खत्म करते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो ध्यान से। एक्चुअल में डीएनए ऐसे खुलता है, देखो इसको खोल लिया, ये बंद है, अभी इतने पार्ट को खोल लिया, ये बंद है। अब देखो, मतलब इस वाले रेप्लिकॉन में काम चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा। R1 में काम चल रहा है, R2 बंद है। R3 में काम चल रहा है, R4 बंद है, अभी बाद में होगा इसमें। R5 में काम चल रहा है, R6 बंद है, R7 क्या है? बंद है। तो ये यहां खत्म होगा, फिर इसमें चलेगा। ठीक है, क्लियर? आगे सुनना ध्यान से। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो डीएनए जब डबल हो रहा होगा तो यहां डीएनए देखो बन रहा है, इस पे 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 बन रहा है नया डीएनए, इस पे बन रहा है और इस पे बन रहा है। तो जब यहां कंप्लीट हो जाएगा फिर ये खुलेंगे, इन पर बनेगा। ऐसे करते करते डीएनए पूरा डबल हो जाएगा। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है, सही है। तो रेप्लिकॉन का मतलब समझ आ गया हमें? ठीक है, हां सही है। अब देखो जरा आगे की कहानी सुनो। अब जरा रेप्लिकॉन की डिटेल बताते हैं आपको, थोड़ा सा देखना बेटा। देखो ये डीएनए था, पूरा बड़ा डीएनए है। इस डीएनए पे काफी सारे रेप्लिकॉन हैं। दिस इज रेप्लिकॉन्स। रेप्लिकॉन, ये रेप्लिकॉन है। ये मैंने क्या बना दिया? रेप्लिकॉन बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? रेप्लिकॉन बना दिया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। अब मैं क्या करूंगा, डीएनए रेप्लिकेशन, देखो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप।
मैं ये कह रहा हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है हमारे पास, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो कैसे होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में होता है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकॉन। पहली बात, डीएनए को काट के अलग नहीं करते, काम अलग अलग कर रहे हैं, सेगमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब मैंने मान लो ये रेप्लिकॉन बना दिया। अब होता ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए खोलना पड़ता है, तो डीएनए जहां से खोलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। डीएनए खोलने का क्या मतलब है, डीएनए तो ऐसे है ना, ऐसे दो धागे हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, बीच में से अलग करना पड़ेगा डीएनए को। तो डीएनए को जब हम खोलते हैं तो जिस जगह से डीएनए को खोलते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि डीएनए ऐसे मान लो सेंटर से खुलता है रेप्लिकॉन के। आप समझ रहे हो, डीएनए हमारे पास किससे खुलता है, सेंटर से खुलता है। तो मेरे को यह समझ में आना चाहिए व्हाट इज ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन वो पॉइंट होता है, पॉइंट एट विच डीएनए गेट ओपन, डीएनए को खोला जाता है, डीएनए को खोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन सेंटर ऑफ रेप्लिकॉन में होता है, प्रेजेंट इन सेंटर। किसमें प्रेजेंट होगा, सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ रेप्लिकॉन में होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मैंने डीएनए को ओरिजिन पे से खोल दिया। ओरिजिन पे से खोलने का मतलब होता है कि डीएनए में कौन से बॉन्ड तोड़ दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग कर लिए। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन डीएनए पर वो सीक्वेंस होता है जहां से डीएनए खुलेगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, डीएनए मैंने सेंटर से खोला, डीएनए सेंटर से खोलने के बाद ध्यान से देखो बेटा इस चीज को, डीएनए को जब मैंने सेंटर से खोला है, सेंटर से खोलने के बाद डीएनए क्या होता है, देखना इसे, डीएनए रेप्लिकेशन दोनों तरफ चलती है। मतलब क्या हुआ, जैसे ये सेंटर पॉइंट था तो डीएनए रेप्लिकेशन इधर भी चलती है, इधर भी चलती है। मतलब ये हुआ कि डीएनए को सेंटर पे से खोलने के बाद नया डीएनए दोनों तरफ बना रहा हूं। दोनों तरफ बनाने का मतलब डीएनए को ओरिजिन पे से खोल के दोनों तरफ डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां ओरिजिन होते हैं हर रेप्लिकॉन के सेंटर पे, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे चलती है, इसलिए हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होती है। मतलब यह हुआ कि ये रेप्लिकॉन है, सेंटर में ओरिजिन है, डीएनए वहां से खुल गया, दोनों तरफ डीएनए रेप्लिकेशन चलती है, इधर भी और इधर भी। और कहां तक चलती है, इस एंड पॉइंट तक, यहां तक चलेगी इसके एंड पॉइंट तक। तो इस एंड पॉइंट को कहते हैं टर्मिनस, इस एंड पॉइंट को कहते हैं टर्मिनस। टर्मिनस यहां भी होगा और यहां भी होगा। इतनी बात ध्यान से समझो, मैं एक बार रिपीट करूंगा इसको डायग्राम के थ्रू। देखो मेरे पास दिस इज रेप्लिकॉन, जिसको नहीं आया ध्यान से देखेगा, दिस इज रेप्लिकॉन, ये एक रेप्लिकॉन है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हमें स्टडी करना है। रेप्लिकॉन के सेंटर में ओरिजिन होता है, सेंटर में क्या होता है, ओरिजिन। इन सेंटर ऑफ रेप्लिकॉन हमारे पास ओरिजिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ओरिजिन प्रेजेंट है। बहुत सही, मतलब डीएनए सेंटर से खुलता है और इसके खत्म होने के पॉइंट दोनों तरफ होते हैं। तो डीएनए को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया, आप देख रहे हो, इस तरीके से मैं ओपन कर लिया थोड़ा सा, तो ये इसका एंड पॉइंट है। दिस वाज ओरिजिन, इसे मैंने क्या बोला, ओरिजिन बोला। अब क्या होगा, इस सेंटर से ये दोनों तरफ रेप्लिकेशन होती है। मतलब क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा डीएनए यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया। अब डीएनए और खुलेगा, अब डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, और खोल रहे हैं ऐसे। अब देखो और खोल दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो नया डीएनए मैं बना रहा हूं इसके ऊपर, तो ये ऐसे बनता चला जा रहा है इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखें, डीएनए रेप्लिकेशन एक तो इधर चल रही है और एक इधर चल रही है सेंटर से, तो इसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए ओरिजिन से दोनों तरफ होता है। और अगर आप देखें लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एकदम टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच गया, यहां तक सेंटर पे से खोला था और यहां मैंने डीएनए डबल कर दिया। ये तो ये चीज डबल हो गई, ऐसे ये चीज यहां पर डबल हो गई। तो अब डीएनए के दोस्त ये बन गए ना, डबल हो गया। तो इसका मतलब जहां डीएनए रेप्लिकेशन रेप्लिकॉन पे रुकी,
उस पॉइंट को टर्मिनस कहेंगे। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनस बोलेंगे। और इसका मतलब यह हुआ कि इधर भी हुई थी रेप्लिकेशन, इधर भी हुई थी, तो आपको डीएनए एग्जैक्टली ऐसे दिखेगा। ध्यान दे बेटा, तो आपको ये 3 पॉइंट समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट, रेप्लिकॉन क्या है यह पता होना चाहिए। ओरिजिन कहां होता है? सेंटर ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकॉन, और स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। टर्मिनस क्या होगा? बोथ साइड ऑफ रेप्लिकॉन, क्योंकि दो जगह से आपको रोकना पड़ेगा। और यहां क्या होगी? रेप्लिकेशन स्टॉप होगी उस रेप्लिकॉन की, फिर दूसरे पे चलेगी। यहां तक समझ में आ रहा है? बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ। क्लियर है? बोलो जल्दी। अरे क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर? जल्दी बताओ। हां, अबे और पढ़ा रहा हूं। कौन कह रहा नहीं पढ़ा रहा? गुस्सा आ जाएगा। पढ़ो चुपचाप। क्लियर? मेरी 2-3 बात समझ में आई? डीएनए रेप्लिकेशन अलग अलग सेगमेंट में की जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? रेप्लिकॉन कहते हो। रेप्लिकॉन के सेंटर में ओरिजिन होता है और टर्मिनस होते हैं। ठीक है? क्लियर? तुम काश ऑफलाइन में पढ़े होते बहुत सारे। ठीक है बेटा, बात तो ऑफलाइन ऑनलाइन की भी होती है, आप सामने नहीं है ना, नहीं तो आप काफी देर तक पढ़ते और बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होता है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि हमें क्या होता है, आपको बेस्ट पढ़ाना है तो समय तो देना है उसको, ऐसा नहीं आपको, है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो ये सिचुएशन है। पर ये भी बेस्ट मैकेनिज्म है ना पढ़ने का, ये भी ऐसा नहीं खराब है, बढ़िया है। यहां भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम ही कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो उसका आउटपुट तभी आएगा जब मेहनत मिनिमम थ्रेशोल्ड तक हो। देखो ये रेप्लिकॉन है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो चुका होता है। आप देखें, आप देख पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इस वाले रेप्लिकॉन में खत्म हो गई है डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें खत्म हो गई है, अब इनमें स्टार्ट होगी। और स्टार्ट कहां होगी ये पता आपको? दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, यहां ओरिजिन था तो बाई डायरेक्शनल थी, इधर और इधर, ये टर्मिनस होंगे यहां पे। ठीक है, ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, ये भी बढ़िया है बेटा, आपको समझाएंगे सारा ना। असल में क्या आप सामने नहीं है इस वजह से ऐसा लगता है, लेकिन पढ़ाएंगे पूरा। देखो यहां तक समझ में आ गई ये बात? देख रहे हो? देखो इस वाले रेप्लिकॉन पे काम खत्म हो गया, अब इस पे जाएंगे हम। और जब दोनों सब पे खत्म हो जाएगा तो आप देखो डीएनए कैसे हो जाएगा। जब सब पे खत्म हो जाएगा तो डीएनए फाइनली ऐसा हो चुका होगा। आप देखो डीएनए फाइनली क्या हो चुका होगा, ये हो जाएगा। ये देख रहे हो? ये ऐसा होगा जब डीएनए रेप्लिकेशन आप इस पे भी खत्म कर लोगे, इस पे भी, इस पे भी, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, हाँ क्लियर? ठीक है, देख रहे हो ये चीज क्लियर समझ में आ गई? ऐसे डीएनए डबल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एनसीईआरटी ने क्या किया बेटा, देखो अब यहां पर आपको की चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। देखो मैंने क्या बताया, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन यूकैरियोट्स में, लोकेशन आपको बता दी न्यूक्लियस, ओरिजिन क्या होता है, सीक्वेंस जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है,
ये चीज बता चुका हूं मैं आपको, डीएनए ओपन होता है वहां से। दूसरा रेप्लिकॉन बता दिया, सेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर व्हाट इज डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, मींस अकर इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो आगे चलेंगे। और ये हमने रेप्लिकॉन बना दिए, दिस इज रेप्लिकॉन, दिस इज रेप्लिकॉन, दिस इज रेप्लिकॉन। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कह रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहेंगे बेटा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 मिनट दो, मुझे समझाने दो पहले बातें, भूख लग जाती है, मुझे भी लग जाती है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन फॉर्क का। देखो आपकी एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वो एग्जैक्टली क्या है, देखो रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब समझना। मेरे पास ये रेप्लिकॉन है जिसके सेंटर में ओरिजिन था, जिसके सेंटर में क्या था बेटा, ओरिजिन था। आप समझना ध्यान से, मेरे पास ये सेंटर में ओरिजिन था, ठीक है। मैंने यहां ओरिजिन से खोला, इसे ओरिजिन से इस तरीके से खोला, ठीक है, ओरिजिन से खोला। मेरी बात समझना ध्यान से जो मैं बताने वाला हूं आपको। मैंने डीएनए को ओरिजिन पे से खोला, देखो ध्यान से, मैंने डीएनए को ऐसे ओरिजिन पे से खोल दिया, ऐसे, ठीक है। और इसके इधर टर्मिनस है, इधर इसके टर्मिनस है। एनसीईआरटी क्या कर रही है, एनसीईआरटी क्या कर रही है, आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे रही है। हम क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन एक हाफ में स्टडी करते हैं, दूसरे हाफ में भी वैसी ही चलती है। मतलब इस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन एक हाफ में स्टडी करते हैं, हम ऐसे स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। आपने ट्यूनिंग फॉर्क सुनी है, जिसको ऐसे म्यूजिक बनाते हैं। हमने कहा कि किसी रेप्लिकॉन को खोलने के बाद आप क्या कर रहे हैं, हम डीएनए रेप्लिकेशन एक हाफ में स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं इन वन हाफ, स्टडी इन वन हाफ। उसे हम क्या नाम देते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क का नाम देते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी ने ऐसा डायग्राम बनाया, वो ये है एक्चुअल में। तो हमारे को क्या समझना है कि अगर मैं जो एक हाफ में पढ़ूंगा दूसरे हाफ में भी वही चल रहा होगा। जब मैं इसको यहां से हाफ करूंगा तो इधर मैं 5 डैश लगाऊंगा, इधर 3 डैश, मतलब बीच में यहां 5 लगा दिया, यहां 3, तो यहां 5 और यहां 3, तो मैं एक हाफ में इधर 5 डैश लिख रहा हूं, मतलब यहां पर 5 डैश एंड है फॉस्फेट का, तो दूसरे वाले में 3। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा, ध्यान से देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पर डीएनए खुला हुआ है, आप देखें ध्यान से, मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन मैंने क्या है एक हाफ में पढ़नी है, जिसमें डीएनए ओरिजिन पे से खुला हुआ है। तो ये जो खुला हुआ डीएनए है यहां 5 और 3, दिस वन हाफ इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। एक्चुअल चीज में तो फॉर्क कितना है, लेकिन दिस वन हाफ इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। तो आपको समझ आएगा कि एक रेप्लिकॉन में मेरे पास 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होती हैं, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होती हैं। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्लियर? मुझे क्या करना है, मुझे रेप्लिकेशन एक हाफ में आपको समझानी है, दूसरे हाफ में ऐसी ही होती होगी। तो एक हाफ में समझ लेते हैं, दूसरे आपको आ जाएगा। क्लियर है? हमें क्या करना है बेटा, क्योंकि सेंटर से दोनों तरफ होती है, हम एक हाफ में अगर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, एक हाफ में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, जिसपे इधर 5 लिख देते हैं, नीचे वाले पे 3, इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो हमारे पास क्या होता है, एक रेप्लिकॉन में 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है।
क्लियर? ठीक है, ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। बताएं फटाफट से, प्रोसेस बताएं जल्दी। हाँ ये चीज ठीक है, रेप्लिकॉन समझ में आ गया, रेप्लिकेशन फॉर्क समझ में आ गया, नंबर ऑफ रेप्लिकॉन, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसको छोड़ दो, क्योंकि क्या होगा अभी टाइम लग जाएगा, मुझे टाइम चेज के लिए आधा पौना घंटा प्रॉपर प्रोसेस कराऊंगा, नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो सैटरडे वाली क्लास होगी मेंटली प्रिपेयर होना, उसमें क्योंकि संडे आपकी छुट्टी रहती है, ठीक है, मैं उसमें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको, लगभग आधा पौना घंटा, ध्यान रखना आप उसमें उसमें एक्स्ट्रा कवर करेंगे टाइम को, ठीक है, क्लियर? इसको यहीं रोकते हैं, यहां तक आप रिवाइज करना। हाँ एक चीज और बता रहा हूं, डीपीपी में अगर क्वेश्चन होंगे जितने बन जाए उतने कर लेना, उसमें स्पाम नहीं करना कि सर बना नहीं, क्योंकि उसमें मैंने रेप्लिकेशन तक के क्वेश्चन दिए हैं, तो आप उसको वहां पर क्या करना, वहां तक बना लेना जितना मैंने दिया है, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सैटरडे वाली क्लास में हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे टाइम, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर रहना, संडे छुट्टी है, और मैं एक कंबाइन बड़ा असाइनमेंट दूंगा। दूसरा मैंने आपको एक वर्कशीट दी है मेंडेलिन वाली, तो कृपया करके उसे रिवाइज कर लेना, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, थैंक यू।